हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन, चाहे वो इंटेक्स के हों या फिर एक्सरसाइज के हों। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज हम सारे क्वेश्चंस को जब करेंगे साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करते चलेंगे। तो शुरू करते अपनी हम आज की क्लास। आज हम अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो जाए। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। देखो, हम इन क्वेश्चंस को काफी इजी तरीके से सॉल्व करेंगे सो दैट आपको उनको समझने में प्रॉब्लम ना आए। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक ऐसा चीज जो किससे बनी हो, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से। लाइक बैटरी, हमारे पास क्या हो, उसमें एक बैटरी लगी हो, एक वायर हो, एक रेसिस्टेंस हो, एक स्विच, एक एमीटर हो, और साथ में अगर आपको लगाना है तो आप एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक पूरा सर्किट तैयार। करंट कहां से फ्लो होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये मेरे पास है रेसिस्टेंस आर, ये एमीटर, ये वोल्ट मीटर, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास? स्विच। ये मेरे पास क्या तैयार है? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? अ कॉन्टिन्यूअस पाथ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से बना हुआ है कॉन्टिन्यूअस पाथ। किस, जैसे कि कोई एग्जांपल, बैटरी, स्विच, रेसिस्टर, ऐसे सब उनमें लगे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। देखो, सबसे पहले ये बताओ करंट की यूनिट क्या थी? एम्पियर। ठीक है, हमने करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? Q बाय टी। Q की यूनिट क्या थी? कूलम, और इसकी क्या थी? सेकंड। तो इसकी एक यूनिट क्या बनी थी? कूलम पर सेकंड और एम्पियर। ठीक है, अब क्या है? डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, मतलब क्या डिफाइन करना है हमें? एम्पियर। ये हमने जब क्लास करी थी हमने तब भी समझा था कि 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर विच इज डिफाइन एज, देखो इसको कैसे डिफाइन करोगे? I इक्वल्स टू Q बाय टी। यूनिट क्या होती है? कूलम पर सेकंड। इनके आगे लगा दो 1 1, बस। देखो, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ, पीछे 1 कूलम ऑफ चार्ज passing through a point in a circuit, passing through a point in a circuit in 1 second। इजी था, कुछ नहीं करना, बस इनकी यूनिट लिखी, 1 1 लगाया, बीच में ऑफ लगाया। अब इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, इन अ सर्किट पर सेकेंड, या आप लिख सकते हो इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन सर्किट इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन सर्किट इन 1 सेकेंड। इजी है, कर लोगे डिफाइन 1 एम्पियर। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो जरा, क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें निकालनी है n की वैल्यू। कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, Q हमें गिवन है कितना? 1 कूलम। ओके, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्वांटाइजेशन का, Q इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, अब आप इनमें वैल्यूज पुट कर दो। Q की वैल्यू कितनी गिवन है? 1। N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको यहाँ भेज दो, कितना आ जाएगा? N इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा। 1, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। 10 अपॉन में 16 इंटू 10 की पावर 19। देखो, अगर मैं इसमें से एक 10 ले लेती हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा? 18। इसको ऐसे लिख सकती हूँ 100 अपॉन में 16 इंटू 10 की पावर 18। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? n इक्वल्स टू, इसे कट कर दो 4 से, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, इसको 4 से 25 को कट करो, कितना आएगा? 6.25 इंटू 10 की पावर
18। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ठीक, कुछ करा तो नहीं इसमें, इजी था, बस जो गिवन था वो लिखा, फॉर्मूला पुट करा, उसमें वैल्यूज रख दी। इजी है यहाँ पे भी। अब आगे चलते हैं। Name a device that help to maintain a potential difference across a conductor। देखो, ये मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है और ये लगा दी मैंने एक बैटरी। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है तो मुझे क्या चाहिए होता था? कौन हेल्प करता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए? बैटरी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बैटरी। बैटरी हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। What is mean by saying that the potential difference between 2 point is 1 volt? आपको बेसिकली क्या डिफाइन करना है इसमें? 1 वोल्ट। कैसे डिफाइन करोगे? देखो, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? V का वर्क डन अपॉन में चार्ज। वर्क डन की यूनिट जूल और चार्ज की कूलम। वही सेम तरीका आगे क्या लगा दो? 1। अब पढ़ो इसे। 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल बीच में क्या आ जाएगा? ऑफ 1 joule of work done in moving 1 coulomb of charge। ठीक है, क्या करा है? 1 joule of work done in moving 1 coulomb of charge from one point to another। ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला लिखो, उसकी यूनिट लगो, 1 लगा दो और बीच में ऑफ। कितना आ जाएगा? 1 joule of work done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। How much energy is given to each coulomb? Each का मतलब होता है each का मतलब होता है 1 coulomb। ठीक है, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? Q की वैल्यू हमें कितने गिवन है? 1 coulomb passing through a 6 volt battery। V हमें कितना गिवन है? 6V। क्या निकालनी है? एनर्जी। मैंने आपको क्या बताया था? एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क डन के। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन, या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, V इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन में चार्ज। एनर्जी यहां से कितनी आ जाएगी? V इंटू में Q। V कितना गिवन है? 6 वोल्ट और चार्ज कितना है? 1 कूलम। कितना आ जाएगा? 6। एनर्जी की यूनिट जूल। ठीक है, आंसर क्या आया हमारे पास? 6 जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो, ये क्वेश्चन तो काफी इजी आ रहे हैं अभी तक तो और ये सारे क्वेश्चंस हमने पहले भी करे हुए थे जब हमने चैप्टर समझा था। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 वोल्ट हो गया। ओके, देखो, इस पे तो हमने अपना पूरा एक लेक्चर भी दिया था। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड? किस किस चीज पे डिपेंड करता था वो? हमारे पास रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और इससे भी क्या आया था? R इक्वल्स टू रो एल बाई R is directly proportional to L by A। हमने इसका से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन हटा के क्या लगाया था? इक्वल टू, फिर क्या आया था? रो L by A। ठीक है, देखो किस किस चीज पर डिपेंड है? R लेंथ पर। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड है। देखो, रो किस पे डिपेंड करता है हमारे पास? नेचर ऑफ मटेरियल पे। मतलब किस पे डिपेंड है हमारे पास रेसिस्टेंस? नेचर ऑफ मटेरियल पे। और लास्ट आता है टेम्परेचर। ठीक है, किस किस चीज पर डिपेंड करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। किस किस चीज पर डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। और फोर्थ वन क्या आता है हमारे पास? टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, will current flow more easily through thick wire
और थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू सेम सोर्स एंड वायर। देखो क्वेश्चन पढ़ो, सेम मटेरियल मतलब उनकी रेसिस्टिविटी सेम है, रेसिस्टिविटी कैसी है उनकी, सेम, मतलब मैं बोल सकती हूँ उनका रो सेम है। ओके, एक थिक वायर है और एक थिन वायर है। थिक और थिन में कैसे बोल सकती हूँ, देखो एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा है और एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस में से जो मेरा करंट है इजीली फ्लो करेगा। अब ध्यान से देखो, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था R इक्वल्स टू रो L बाई ए, ठीक है। उसने लेंथ के लिए कुछ भी नहीं बोला तो मैं लेंथ सेम मान लेती हूँ, ठीक है। तो R मेरे पास किस चीज पे डिपेंड है, सिर्फ A पे, क्योंकि इसका रो भी सेम है, L भी सेम है, सिर्फ A पे डिपेंड है हमारे पास रेसिस्टेंस। अब देखो, जिसका एरिया ज्यादा उसका रेसिस्टेंस कम, ठीक है, जिसका एरिया ज्यादा उसका रेसिस्टेंस कम। मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इससे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, लेसर द रेसिस्टेंस। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, देखो जरा, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसमें से करंट कैसा फ्लो होगा, इजी या कोई प्रॉब्लम आएगी। ऑफ कोर्स जिसका रेसिस्टेंस कम है मतलब उस रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं है, वहां पे करंट इजीली फ्लो होगा, ठीक है। इसका मतलब करंट फ्लो इजीली। अब आप मुझे बताओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ज्यादा है थिन वायर का या थिक वायर का? थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, ठीक है, मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इस फॉर्मूले से देखो, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा उसका रेसिस्टेंस कम, ठीक है, मतलब इसका रेसिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कम। अगर इसका रेसिस्टेंस कम है तो करंट इसी में से इजीली फ्लो करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन था, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू थिक वायर और थिन वायर? आंसर क्या आएगा, थिक वायर, ठीक है। और क्यों फ्लो करेगा, आप ये वाला फॉर्मूला लिख के आ जाना, और इसमें जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो मेरे पास रेसिस्टेंस है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना R बढ़ेगा उतना I हमारे पास कम हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। R हमारे पास कैसा है, कांस्टेंट, while the potential difference across the two ends of component decreases to half from its former value। देखो क्वेश्चन समझो आराम से, पहले कोई और वैल्यू थी, पहले मैं मान लेती हूँ मेरे पास जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू थी V, उसके बाद वो डिक्रीज हो गई, कितनी हो चुकी है, हाफ हो चुकी है। तो जो फाइनल है मेरे पास कितनी हो चुकी है, V/2, पहले के मुकाबले हाफ हो चुकी है। मतलब अगर पहले 10 थी तो अब कितनी हो चुकी है, 5, हाफ हो चुकी है, ठीक है। व्हाट चेंज विल अकर इन करंट? देखो हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा है, V इक्वल्स टू IR, मतलब V मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, क्योंकि R तो कांस्टेंट है दोनों केस में, मतलब V किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ I पे। अच्छा, अब यहाँ देखो, अगर मेरे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। मान लो V मैंने डबल कर दिया तो I भी डबल हो जाएगा, V मैंने हाफ कर दिया तो I भी हाफ हो जाएगा, ओके। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V मैंने हाफ कर दिया तो मेरे पास जो फाइनल करंट है वो भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा फॉर्मल वैल्यू का, ठीक है। मान लो इसमें करंट मेरे पास कितना था, I, तो सेकेंड केस में कितना हो जाएगा, I/2। रीजन, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू ओम्स लॉ, ठीक है। आप ये लिखा, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसकी वजह से क्या होगा, अगर मेरे पास पोटेंशियल डबल हो रहा है तो I भी डबल हो जाएगा, अगर पोटेंशियल हाफ हो रहा है तो I भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़े अब।
Why the coils of electric toaster and electric iron made up of alloy rather than the pure metal? देखो alloy के बने होते हैं हमारे पास, रीजन क्या होगा इसका? इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन, ये हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में पढ़ा था। इसमें हमें क्या चाहिए कि मेरे पास जो करंट है वो किस में बदल जाए, हीट में बदल जाए, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा मटेरियल चूज करना पड़ेगा जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई है, ताकि क्या हो, वो इजीली उसमें कोलिजन हो सके, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस हो पाएगी, ठीक है। तो पहला रीजन क्या हुआ, रेसिस्टिविटी of alloy are much higher than pure metal, ठीक है। और सेकेंड रीजन क्या होगा, ये इजीली मेल्ट नहीं हो सकते, ठीक है, और ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होते इवन एट हाई टेम्परेचर। alloy does not undergo oxidation even at high temperature, does not undergo oxidation easily इवन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। इनमें क्या होता है, एलॉय में हमें यहाँ क्या बताना, सिर्फ एलॉय के बारे में। एलॉय में हमारे पास क्या होता है, इसकी जो रेसिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है, तो इसके अंदर जो कोलिजन है ज्यादा हो सकते हैं। जब कोलिजन ज्यादा होंगे इसका मतलब क्या होगा, उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। और सेकेंड क्या होगा, हमारे पास जो एलॉय है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते इवन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ तक आओ आगे चलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम देखो, यूज द डाटा इन द टेबल गिवन बिलो, ये जो टेबल आपको गिवन है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। देखो आपको इसमें रेसिस्टिविटी गिवन है, इसका मतलब जिसकी रेसिस्टिविटी कम होगी वो एक बेटर कंडक्टर होगा। अच्छा, आयरन और मरकरी, इनमें से किसकी रेसिस्टिविटी कम है, आयरन की, इसका मतलब एक आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आयरन। आयरन की रेसिस्टिविटी कम है इसलिए वो क्या है, हमारे पास बेटर कंडक्टर है। विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, इन सब में से सबसे बेस्ट कौन होगा, सिल्वर। क्यों, क्योंकि देखो सिल्वर की रेसिस्टिविटी इन सब में सबसे कम है, ओके। तो आयरन और मरकरी में से कौन बेटर कंडक्टर है, आयरन, और इन सब में से कौन बेटर है, सिल्वर, ठीक है। आगे चलते हैं। Draw a schematic diagram of circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each। देखो इस लाइन को पढ़ो, 3 cells of 2 volt, ये रहा पहला सेल, ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा सेल, ठीक है। कितने कितने वोल्ट किए, 2-2 वोल्ट किए, तो कितने हो जाएंगे ये 6 वोल्ट, ये बन चुकी है बैटरी, ठीक है। जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनती है, बैटरी। अब 5 ओम रेसिस्टर, 8 ओम रेसिस्टर एंड 12 ओम रेसिस्टर एंड अ प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब एक साथ ही कनेक्ट होंगे ये सारे। अब करते हैं कनेक्ट, एक रेसिस्टर ये रहा, कितने ओम का है, 5, सेकेंड वाला 8 ओम, थर्ड वाला 12 ओम, और इसके साथ क्या कनेक्ट है, एक प्लग की, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लग की, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, बैटरी, और ये हमारे पास क्या है, रेसिस्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन खत्म, इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड्रॉ द सर्किट इन क्वेश्चन 1। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो डायग्राम को फिर से बनाना है, अब बनाते हैं पहले उसको। ये बैटरी कितनी थी, 6 वोल्ट की, रेसिस्टर कैसे थे, 5 ओम,
8 ओम एंड 12 ओम और एक प्लग की। इस तरीके से पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट, एक एमीटर लगा दो। एमीटर कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में, यहां पे लगा देते हैं। एक एमीटर लगा दिया थ्रू अ रेसिस्टर एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टर। देखो पोटेंशियल डिफरेंस उसने बोला है कि जो आपको लगाना है वोल्ट मीटर कहाँ लगाना है? अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टर, मतलब इस साइड लगेगा, ये रहा। व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन वोल्ट मीटर एंड एमीटर? आपको V और I ये निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे? देखो ये सब किस में कनेक्ट है? सीरीज में। पहले निकाल लेते अपना R इक्विवेलेंट। कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला क्यों लगा? क्योंकि ये किस में कनेक्ट है? सीरीज में। कितना आ जाएगा? देखो R इक्विवेलेंट 5 प्लस 8 और प्लस 12, कितना आ जाएगा? 12 एंड 8 20, 20 प्लस 5 25, ठीक है। हमें V पता है, टोटल V हमारे पास कितना है? 6 वोल्ट। यहां से मैं टोटल करंट निकाल सकती हूँ। देखो अगर मेरे पास करंट आ गया, ये सीरीज में हर एक में सेम करंट जा रहा होगा, मतलब मेरे पास पूरे एमीटर की रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। अब करंट निकालते हैं अपना। V इक्वल्स टू आई आर, ये कहां से पता चला हमें? ओम्स लॉ से। V इक्वल्स टू आई आर, यहां से I कितना आ जाएगा? V बाय R। V की वैल्यू कितनी है? 6 और R की वैल्यू अभी निकाली हमने 25। इसे कट करोगे कितना आ जाएगा? 0.24 एम्पियर। करंट हमारे पास आ चुका है। कितना आया एमीटर में रीडिंग? 0.24 एम्पियर। अब क्या निकालना है? वोल्ट मीटर की रीडिंग। देखो सिर्फ इसके अक्रॉस निकालना है। V इक्वल्स टू आई आर, किसके अक्रॉस? 12 ओम वाले के अक्रॉस, ठीक है। कैसे निकालेंगे? क्या निकालना है हमें? V। करंट कितना जाएगा इसमें? देखो ये सब सीरीज में कनेक्ट है। जितना करंट 5 में जाएगा उतना 8 में और उतना ही 12 में, सब में इक्वल करंट जाएगा। कितना? 0.24 जो टोटल करंट है। और R कितना है इसका? 12। कितना आ जाएगा ये मेरे पास? 2.88 वोल्ट। हो गया, इजी क्वेश्चन था ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ये सब पैरेलल में कनेक्ट है। फर्स्ट है 1 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम। पैरेलल के लिए फॉर्मूला 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 कितना है? 1 और ये कितना है? 10 की पावर 6। इसका एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा? 10 की पावर 6 एलसीएम ऊपर कितना आएगा? 10 की पावर 6 प्लस 1। अब देखो 10 की पावर 6 मेरे पास क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, इतनी बड़ी वैल्यू है। इसमें आपने जस्ट प्लस 1 कर दिया, ज्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं। इसको मैं अप्रॉक्स 10 की पावर 6 लिख सकती हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 10 की पावर 6 अपॉन में 10 की पावर 6, ये कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इजी था। अगर आप इसको रेसिप्रोकल भी करोगे, आर इक्विवेलेंट, वो भी अपना कितना आ जाएगा? 1 ओम, ठीक है। ओके, बी पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट में हमारे पास है 1 ओम, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 2 3 और प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 6, ठीक है। यहां से निकाल दो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 10 की पावर 6 एलसीएम। यहाँ पे कितना आएगा? 10 की पावर 6 और यहाँ पे कितना आएगा? प्लस 1। अब देखो बीच में क्या आएगा? 10 की पावर 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 10 की पावर 6 है। तो पावर में अगर हमें इसको ऐड करना है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 10 की पावर 3, ओके।
आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, देखो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको खोल के लिख देते हैं, ऊपर कितना है 10 की पावर 6, ये कितना आ जाएगा, अगेन इसमें आप +1 करे उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब आर इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आएगा 10 की पावर 6 अपॉन में जब आप इसको सॉल्व करोगे ये भी कुछ कितना आएगा अप्रॉक्स 1 के इक्वल ही आएगा। मतलब दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 1 ओम 1 ओम, ठीक है। इनकी अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसकी भी 1 ओम और इसकी भी कितनी आ रही है 1 ओम। आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से आपको करना है। अगर आपको वैल्यू वो चेंज करके दे रहे तो भी आप किस तरीके से उसको करोगे, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, एक हमें रेजिस्टेंस गिवन है कितना 100 ओम, एंड अ टोस्टर, पहला लैम्प के लिए है, दूसरा क्या है हमारे पास टोस्टर के लिए कितना है 50 ओम, एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम, वाटर फिल्टर का कितना है हमारे पास 500 ओम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सोर्स, वी हमें गिवन है कितना 220 वोल्ट। What is the resistance of electric iron, कोई दूसरी चीज है इलेक्ट्रिक आयरन जिसका हमें क्या निकालना है रेजिस्टेंस, कनेक्टेड टू सेम सोर्स, मतलब इसका V भी कितना है 220, that takes as much current as all three appliances, इसके पास कितना करंट आएगा जितना इन सबके पास मिला के आएगा, ठीक है, वो भी निकालना है। एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, ठीक है, ये निकालना है। देखो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा हमारे पास 3 रेजिस्टर, और ये रही बैटरी, बैटरी है 220 वोल्ट, और ये हमें गिवन है R ऑफ L, R ऑफ T एंड R ऑफ W। पहले हम इनका करंट निकाले थे, टोटल इसमें कितना करंट जा रहा है, ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, ये हमने पहले भी करा है क्लास में जब हमने इसको समझा था टॉपिक को, ठीक है। देखो कैसे करेंगे हम इसको, इन ये सब पैरेलल में कनेक्ट है तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, R1 कितना है हमारे पास 100 प्लस 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 500, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आएगा एलसीएम इसका 500, 5 प्लस 10 प्लस 1, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 16/500, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 500/16 ओम। R आ चुका है, V हमें पता है, तो यहाँ से मैं करंट निकाल सकती हूँ, निकाल देती हूँ। V इक्वल्स टू आई आर, I यहाँ से कितना आ जाएगा V बाय R, V मुझे कितना गिवन है 220, और R की वैल्यू देखो मेरी अभी है कितनी 500 अपॉन 16, 500 अपॉन 16 है, ऊपर चला जाएगा इंटू 16, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से मेरे पास जो I है वो कितना आ जाएगा 7.04 एम्पियर, ठीक है। करंट आ चुका है, इसका मतलब इसमें जो करंट जा रहा होगा वो कितना होगा 7.04 एम्पियर, ठीक है। अच्छा अब देखो आप इसमें हमारे पास इतना करंट जा रहा है, यहाँ पे मेरे पास V भी है, I भी है, R निकालना है, किस फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ, V इक्वल्स टू आई आर से हो जाएगा ये, V इक्वल्स टू आई आर, V मेरे पास कितना है 220, I कितना है 7.04 और R मुझे निकालना है, तो R कितना आ जाएगा 220 अपॉन में 7.04, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या आ जाएगा 100, यहाँ से R डैश सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 31.25 ओम। हो गया, आया आपको क्वेश्चन समझ में? ये इसमें हमें क्या बोला गया था कि जितना इन तीनों को मिला के करंट आएगा उतना उसमें अकेले में आ रहा है,
तो हमने क्या करा, पहले इसका करंट निकाल के कितना आ रहा था 7.04 एम्पियर, मतलब इसमें भी कितना करंट जा रहा होगा 7.04 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे मेरे को V पता था, I पता था, R निकालना है, ओम्स लॉ से निकाल सकती थी, निकाल दिया। आगे आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What are the advantage of connecting electrical device in parallel with battery instead of connecting them in series? देखो पैरेलल में लगाने के क्या क्या फायदे, काफी सारे हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं हम, if an electrical appliance stop working then all other appliance keep working normally। देखो हमारे पास काफी सारे घर में हमारे जितने भी अप्लायंस है सब पैरेलल में कनेक्ट है, फैन, एसी और हर एक चीज। अब एक बात बताओ, अगर आपका कभी बल्ब खराब हो जाता है, क्या ये पॉसिबल है कि आपका फैन, वॉशिंग मशीन सब खराब हो जाए उसी के साथ साथ? नहीं। अब क्या होगा, अगर पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, अगर कोई एक अप्लायंस हमारा खराब हो जाता है तो बाकी सारे स्टिल वर्किंग रहते हैं, लेकिन सीरीज में क्या होता है, एक खराब होगा तो सब खराब हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड इसमें क्या एडवांटेज है, ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ पावर सप्लाई लाइन। देखो पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, हर किसी रेसिस्टर के पास सेम वोल्टेज जाती है, राइट। ये हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट है। हमने जब सीरीज पैरेलल पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हर किसी के पास वोल्टेज सेम जाएगी। इसका मतलब हमारे घर में जितने भी अप्लायंस है जो सबके सब पैरेलल में कनेक्ट है, उन सबके पास सेम वोल्टेज जाती है। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा था सीरीज पैरेलल में, कि जो भी चीज पैरेलल में कनेक्ट है, मान लो ये है 2, ये है 4, ये है 6, इसमें सबसे छोटा क्या है 2 ओम। इनको जब आप सॉल्व करोगे, जो आपका आर इक्विवेलेंट आएगा वो 2 से भी छोटा आएगा। ठीक है, कैसा आएगा वो, 2 से भी छोटा आएगा। ओके, अब देखो हमारे पास जब आर इतना छोटा आ रहा है तो इसका मतलब मेरे पास जो करंट है वो थोड़ा इंक्रीज होके आएगा, वही तो हमें चाहिए। Overall resistance is reduced due to which the current from the supply is high। करंट कैसा आता है, हाई आता है, वही हमें चाहिए। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the highest and lowest total resistance? देखो अगर हाईएस्ट निकालना हो तो उसको किस में कनेक्ट कर दो आप, सीरीज में, और लोएस्ट निकालना हो तो पैरेलल में। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सीरीज में अगर हमें लगाना है, हमें क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड, हमारे पास रेजिस्टर है 4, 8, 12, 24, R1 है 4 ओम, R2 है 8 ओम, R3 है 12 ओम और R4 है 24 ओम। फॉर हाईएस्ट मतलब ए पार्ट के लिए हमें आर इक्विवेलेंट अगर निकालना है, हमें क्या करना पड़ेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। आर इक्विवेलेंट यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 प्लस 8 प्लस 12 और प्लस 24। 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 24 48 ओम। ठीक है, इसका बी पार्ट देखते हैं। अब बी पार्ट क्या बोलता है इसका, लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस, मतलब वी हैव टू कनेक्ट देम इन पैरेलल। कितना आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, R1 हमारे पास कितना है 4 और R2 8, 12, 24। देखो कितना आएगा एलसीएम, 24, 4 6 है 24, 3 2 1। 1/R इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आ रहा है 24, 3 5 6 6 और 6 12। ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 12 नीचे 24 ऊपर, कितना आ जाएगा 2 ओम। अब देखो जरा ध्यान से, इनमें से सबसे हाई वाला कौन सा था 24, मतलब सीरीज में इससे भी बड़ा होके मेरे पास रेजिस्टेंस आएगा, कितना आ रहा है
48। ठीक है, लोएस्ट देखो इनमें से कौन सा है 4, मतलब पैरेलल में 4 से भी लो मेरे पास आंसर आएगा, कितना आ रहा है 2 ओम। आया समझ में क्वेश्चन? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? देखो मेरे पास ये हीटिंग एलिमेंट मान लो और ये मेरे पास क्या हो जाएगी इसकी कॉर्ड। ये हीटिंग एलिमेंट तो ग्लो करता है लेकिन ये कॉर्ड मेरे पास ग्लो नहीं करती। ऐसा क्यों? मेरे पास जो हीटिंग एलिमेंट होता है ना उसका रेजिस्टेंस मेरे पास हाई होता है, दैट्स व्हाई वो ग्लो करती है और ये मेरे पास ग्लो नहीं करता। ठीक है, आंसर में मैं क्या लिखूंगी? द रेसिस्टेंस ऑफ heating element is much higher than cord of electric heater. Cord of electric heater. ठीक है, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा इसका? मेरे पास जो हीटिंग एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा उसके अंदर ज्यादा कोलिजन होंगे और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, वो ग्लो करना शुरू कर देगी। और वहीं अगर इसको मैंने इतनी हीट दे दी तो क्या हो जाएगा, ये पिघल जाएगा, ये ग्लो नहीं करेगा, ये मेल्ट हो जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। Compute the heat generate while transferring the 96,000 कूलम। ठीक है, Q की वैल्यू मुझे गिवन है कितना, 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर। टाइम गिवन है 1 आवर, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 60 इंटू 60 थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V मुझे गिवन है कितना, 50 वोल्ट। देखो हीट एनर्जी निकालनी है। मैंने आपको क्या बताया था कि एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन के। आपको फॉर्मूला याद है ये वाला जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था, V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। वर्क डन को मैं अपनी एनर्जी भी लिख सकती हूँ, कितनी आ जाएगी ये, V इंटू में Q। V की वैल्यू मेरे पास कितनी है 50 और Q की वैल्यू देखो 96,000 कूलम। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 480, 1 2 3 4। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, और या तो आप इतना भी छोड़ सकते हो वरना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4.8। यहाँ पे देखो कितनी, तो 1 2 3 4 5। अगर मुझे यहाँ पे भी इसको यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 6, मतलब जितने जीरो से एक जीरो बढ़ा के। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है, क्या आंसर आएगा, जूल। डन यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। देखो जितना इजी क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको उतने इजी तरीके से करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, कोई मतलब नहीं है उस क्वेश्चन को खींचने का, लंबा करने का। बेटर है कि हम उसको शॉर्ट में ही खत्म करें। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, आर की वैल्यू मुझे गिवन है 20 ओम, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। टाइम गिवन है 30 सेकेंड। हीट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 5 क्योंकि स्क्वायर है, आर की वैल्यू 20 और टाइम गिवन है 30। इसको सॉल्व करते हैं, 5 5 25, 25 इंटू 2 50, मतलब 500 इंटू 30, 5 3 15 और 1 2 3। ठीक है, हमने क्या निकाली, हीट कितना आ जाएगा ये 15,000 जूल। ठीक है, या फिर हम इसको क्या और लिख सकते हैं,
1.5 इंटू 10 की पावर कितनी जीरो हुई है? 3, एक जीरो बढ़ा के जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच द एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। देखो क्या बोला है उसने, रेट एट विच एनर्जी। रेट का मतलब क्या होता है? अपॉन में टाइम। ठीक है, तो ये चीज क्या डिटरमाइन करती है? एनर्जी अपॉन में टाइम। सिखाया था आपको, ये हमारे पास क्या होता है? पावर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पावर। ओके, इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, हमें करंट गिवन है 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, V गिवन है 220। डिटरमाइन द पावर, पावर निकालनी है। चलो पहले पावर ही निकालते हैं, उसके बाद बाकी का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। देखो पावर कैसे निकलेगी इस फॉर्मूले से, कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ पावर का जिसमें V और I दोनों आते हैं। P इज इक्वल्स टू वी आई। देखो सारे पावर के फॉर्मूले फटाफट लिख लिया करो, क्या क्या होता है? P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू E अपॉन में T, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर R और P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, इनमें से देखो एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें V और I दोनों आते हैं, ये वाला है, तो ये वाला हमने यहाँ पे यूज करा। V की वैल्यू कितनी गिवन है? 220 और I हमें गिवन है 5। कितना आ जाएगा? 0, 5 to the 10, 1100 वॉट। ये हमारे पास क्या आ चुकी है? पावर। ठीक है, यहाँ तक। इसके आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, टाइम हमें गिवन है कितना? 2 आवर्स। इसको चेंज कर लो सेकंड में, कितना आ जाएगा? 2 इंटू 60 इंटू 60, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 7200 सेकेंड्स। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? एनर्जी। एनर्जी का कोई फॉर्मूला बताओ। एनर्जी का देखो यहां से निकाल सकते हैं, पावर इंटू में टाइम। पावर इंटू में टाइम कितना है? पावर हमारे पास आया 1100 और टाइम कितना गिवन है? 7200। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 792। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी ये आ जाएगी। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर मैं इसके लिखूं 7.9, तो देखो 10 की पावर में क्या यूज करूंगी? 1 2 3 4 5 6, पीछे से 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 की पावर 6 जूल। आया समझ में कि पॉइंट के बाद ये हम किस तरीके से लिखते हैं? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ओके देखो हमारे पास जितने भी बुक्स के इंटेक्स क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं। अब हम करेंगे मेन एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू। देखते हैं इसमें हमें क्या गिवन है। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal part। देखो मेरी बात सुनो, मान लो मेरे पास एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस R है, इसको मैंने बीच में से इक्वल हाफ में काट दिया। अब कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस? इसका भी R/2 और इसका भी R/2। बिल्कुल सेम तरीके से अगर मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है तो कितना हो जाएगा? R/3, R/3, R/3। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। एक मेरे पास वायर था जिसका रेजिस्टेंस R था, इस कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। इस वायर को हमने कट करा है 5 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया 5 इक्वल पार्ट्स में कट। अब मुझे पहले ये बताओ इसमें से हर एक का रेसिस्टेंस कितना होगा? R/5 और हर किसी का कितना हो जाएगा? R/5। ठीक है, हर एक वायर का ये रेसिस्टेंस हो चुका है। These parts are then connected in parallel। इन सबको हमने किसमें कनेक्ट कर दिया? अब इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया।
द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आर डैश। इसको सॉल्व करके जो आया रेसिस्टेंस है वो है मेरे पास आर डैश। देन द रेशियो ऑफ आर अपॉन में आर डैश, ये हमें निकालना है। देखो अगर ये पैरेलल में है तो आर डैश मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। ठीक है, ये मेरे पास कितना है रेसिस्टेंस R1, देखो R/5 और ये सारे ही कितने हैं R/5। R/5 5 ऊपर चला जाएगा और सेम हर एक आ जाएगा इसका। वन अपॉन आर डैश, एलसीएम कितना आ जाएगा R, ऊपर कितना आ जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 25। यहां से अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं आर डैश कितना आ जाएगा R/25। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। इसका रेशियो निकाल दो। कैसे निकालेंगे रेशियो, देखो क्या निकालना है हमें, R/R डैश। R कितना है मेरे पास, R तो R ही है, R डैश कितना है R/25। R/25 है, ऊपर चला जाएगा, R से R कैंसिल, कितना आ जाएगा 25 अपॉन में 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 25:1 या फिर इधर 25। देखो कोई ऑप्शन है क्या, 1/25 नहीं, 1/5 नहीं, 5 नहीं, आंसर क्या आएगा इसका 25। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका होता है, वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आपको सिखाती हूँ। अगर आपके पास रेसिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं और हर एक का रेसिस्टेंस सेम है, सिर्फ ये तब पॉसिबल है, देखो पैरेलल में लगे हैं और हर एक का रेसिस्टेंस सेम है, तो आपके पास जो आर इक्विवेलेंट आएगा आप सीधा भी निकाल सकते हो R/n। ठीक है, रेसिस्टेंस कितना था R, कितने में डिवाइड हुआ ये 5 में, हर एक का रेसिस्टेंस कितना R/5 कितने में डिवाइड हुआ है 5 में, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यहाँ से कितना आ जाएगा R/25। देखो यही आ रहा है हमारे पास। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पीस ऑफ वायर, ये तो हो चुका। Which of the following does not represent electric power? देखो आपको कुछ फॉर्मूले गिवन है और आपसे ये पूछा है इसमें से कौन सा फॉर्मूला हमारा पावर का नहीं है। फटाफट एक बार पावर के सारे फॉर्मूले देख लेते हैं। क्या क्या होता है हमारे पास, E/T, I²R, V इंटू में I और V²/R। अब इसमें देखो I²R ये तो होता है फॉर्मूला, तो ये कट हो जाएगा। VI ये भी होता है, कट हो जाएगा। V²/R ये भी होता है। क्या फॉर्मूला नहीं होता, IR²। ऑप्शन क्या आएगा इसका, बी। ओके, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एट 100 वॉट। ठीक है, when it is operated on 110 volt the power consumed will be। देखो मेरी बात सुनो, बल्ब तो सेम ही है, ठीक है, बल्ब तो सेम ही है, हमने क्या करा है सिर्फ उसकी V को चेंज कर दिया। अच्छा, अगर बल्ब सेम है तो मुझे एक बात बताओ, इसका रेसिस्टेंस भी तो सेम होगा। ठीक है, अगर इसका रेसिस्टेंस सेम है तो पहले यहाँ से रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला बताओ। V²/R, V² कितना गिवन है 220। अच्छा, हमें R निकालना है, R निकाल दो, कितना आ जाएगा V²/P। V की वैल्यू कितनी गिवन है 220, स्क्वायर है से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में P हमें कितना दिया है 100। ठीक है, इसे कट कर देते हैं, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, हमारे पास क्या है 22 × 22, ये हमारे पास कितना होता है 484 ओम। ठीक है,
अब नेक्स्ट पे चलते हैं और क्या गिवन है हमें, व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। नेक्स्ट केस में आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है 484 ओम, वी की वैल्यू मुझे गिवन है 110 वोल्ट, पी हमें निकालना है। कोई फॉर्मूला बताओ पावर का जिसमें वी और आर दोनों आते हो। अभी यूज करें हमने P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। V की वैल्यू कितनी है 110 इंटू 110 अपॉन में R की वैल्यू कितनी है 484। इसे डिवाइड कर दो 11 से, देखो कितने पे कट होगा, इसे काटोगे 1 0, इसे 4 4, फिर काट दो 11 पे, ये 4 पे और ये किस पे जाएगा फिर से 10 पे, इसको 2 से कट कर दो 5 पे, इसको भी कर दो 5 से, कितना आ रहा है 25 वॉट। देखो ऑप्शन में कहां पे है, ऑप्शन नंबर डी 25 वॉट। आया ये समझ में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल मतलब क्या सेम है उसका रेसिस्टिविटी, इक्वल लेंथ एल भी सेम है, इक्वल डायमीटर डी भी सेम है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज and then in parallel in a circuit across the same potential difference, V भी same है। The ratio of heat produced in series and parallel combination, हमें क्या निकालना है heat produced in series अपॉन में heat produced in parallel, ये हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो आराम से, सब कुछ सेम है, R निकालते हैं पहले, हम पहले निकालेंगे सीरीज के लिए, आर एस कितना आ जाएगा R1 प्लस R2, ये हमारे पास कितने हैं R प्लस R2R, ये आ चुका है सीरीज के लिए, ठीक है। अच्छा हमें ये कैसे पता कि उसका R भी सेम होगा, देखो मेरे पास R क्या होता है रो L बाई ए, रो सेम है L सेम है, R भी सेम है, R सेम है मतलब D सेम है ना डायमीटर, अगर डायमीटर सेम है तो एरिया भी सेम होगा, इसका मतलब उसका R भी सेम होगा, ठीक है। अच्छा पैरेलल के लिए निकालते हैं, आर पी कितना आ जाएगा 1 अपॉन, या वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं जो सीधा अभी मैंने आपको करवाया था, दोनों एक सेम है तो आर पी हमारे पास कितना आ जाएगा R बाय एन, R की वैल्यू R है, दो कितने हैं मेरे पास 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2, RP मेरे पास कितना आ चुका है R बाय 2। ओके अब चलते हैं हम आगे, क्या निकालना है हमें हीट प्रोड्यूस्ड, हीट का कोई फॉर्मूला बताओ। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी अपॉन में टाइम, एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पावर इनटू में टाइम, तो मैं यहां से ये लिख सकती हूँ V सेम है ना तो पावर में क्या यूज करूंगी V स्क्वायर बाय R इंटू में T। देखो अगर वो यहाँ पे बोलता करंट सेम है तो मैं यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करती जिसमें करंट आता हो, उसने बोला पोटेंशियल सेम है तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला यूज करा जिसमें V आता हो, ठीक है। यहाँ तक देखो कितना आ जाएगा ये V स्क्वायर अपॉन R T, ठीक है V स्क्वायर अपॉन R इंटू में T। पहला वाला हमारे पास किसके लिए आ जाएगा सीरीज के लिए और दूसरा आ जाएगा पैरेलल के लिए, ये सीरीज के लिए और ये पैरेलल के लिए। एनर्जी किस फॉर्म में आई है इसमें हीट एनर्जी की फॉर्म में, लगा दो हीट एनर्जी ऑफ सीरीज अपॉन में हीट एनर्जी ऑफ पैरेलल। सीरीज के लिए कितना आ रहा है V स्क्वायर अपॉन RS इंटू में T, ये उल्टा होके आ जाएगा, यहाँ पे अगर रेसिप्रोकल करके लिखूंगी कितना आ जाएगा ये RP अपॉन में V स्क्वायर इंटू में T। अब देखो V स्क्वायर T ये तो सेम है तो कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा बस RP बाय RS। RP मेरे पास कितना है देखो R बाय 2, RS मेरे पास कितना है 2R, यही कर देते हैं डिवाइड 2R, R से R कैंसिल, ये हमारे पास कितना आ रहा है 1 बाय 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1:4। देखो कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
देख लो एक बार इस क्वेश्चन को। हमें क्या बोला था, मटेरियल सेम है मतलब रेसिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है। इसका मतलब R इक्वल्स टू रो L बाई A से मुझे ये समझ आया, रो सेम, L सेम, A सेम, तो इसका R भी तो सेम ही होगा फिर। ठीक है, मतलब दोनों ही वायर के मेरे पास क्या सेम है, R सेम है। उनको कनेक्ट करा, पहले सीरीज में आंसर आया 2R, फिर मैंने कनेक्ट करा उनको पैरेलल में, आंसर आया R/2। फिर मुझे निकालनी थी अपनी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू में टाइम। अब मैं पावर के इतने सारे फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, आप देखो यहाँ पे लिखा है सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें V आता हो, वो हमारे पास कौन सा है, V²/R। ठीक है, वैल्यूज को पुट करा और हमारा आंसर क्या आया है, 1:4। ठीक है, यहाँ तक आगे चले हम। How is voltmeter connected in circuit to measure a potential difference between two points? देखो मेरी बात, वोल्टमीटर और एमीटर दोनों ही समझ लो आप। मेरे पास जो वोल्ट मीटर होता है वो तो हमेशा कनेक्ट रहता है इस तरीके से पैरेलल में, और जो एमीटर रहता है वो हमेशा कनेक्ट रहता है इस तरीके से सीरीज में। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, ये पैरेलल में कनेक्ट क्यों रहता है और ये सीरीज में कनेक्ट क्यों रहता है। देखो मेरे पास जो एमीटर होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा कम होता है, बहुत ही कम, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। इसकी वजह से क्या होगा, जो भी करंट यहाँ से फ्लो करेगा वो एमीटर से आराम से पास हो सकता है, इसलिए हम एमीटर को किस में लगा के रखते हैं, सीरीज में। अब बात आती है वोल्ट मीटर की। देखो वोल्ट मीटर में हमारे पास क्या होता है, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर मैं इसको सीरीज में कनेक्ट कर दूंगी तो इस सारे करंट को यही खत्म कर देगा, आगे जाने ही नहीं देगा। इसीलिए मैं वोल्ट मीटर को कैसे लगाती हूँ, पैरेलल में। इसकी वजह से क्या होगा, जितना भी करंट आएगा इसका रेसिस्टेंस तो बहुत हाई है, मतलब यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा, सारा करंट कहाँ से पास हो जाएगा, रेसिस्टेंस में से। ठीक है यहाँ तक ओके। हाउ इज वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट, कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में। ठीक है, आप क्या डायग्राम बना दोगे, ये वाला बना देना, एक रेसिस्टेंस, बैटरी की, करंट और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। ठीक है, यही अगर वो एमीटर के लिए पूछता तो आप क्या बनाते, सिर्फ एमीटर, आप इस वोल्ट मीटर को नहीं बनाते। ठीक है, यहाँ तक इजी था। क्या क्या पूछा उसने, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट, कैसे कनेक्ट होगा ये, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, आ जाओ। A copper wire has diameter 0.5 mm. इस क्वेश्चन को काफी आराम से समझना। देखो हमें डायमीटर गिवन है 0.5 mm, इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 0.5/2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ये मैंने क्यों करा, ये मिलीमीटर में था, मिलीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है मुझे, मीटर में, तो क्या करूंगी, इंटू 10⁻⁻3। ओके, आगे देखो क्या गिवन है, रेसिस्टिविटी गिवन है रो 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, लेंथ फाइंड आउट करनी है। टू मेक इट्स रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम, आर हमें गिवन है 10 ओम। हाउ मच डज द रेसिस्टेंस, अच्छा वो दूसरा क्वेश्चन है उसको बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। देखो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आर, रो, एल, ये सब हमें गिवन है, हम ये वाला यूज कर सकते हैं, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। एल हमें निकालना है तो क्या यूज करूंगी, आर ए अपॉन रो। ठीक है, एल इक्वल्स टू, आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 ओम। देखो आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 ओम, मल्टीप्लाई बाय एरिया मेरे पास कितना हो जाएगा, पाई आर
स्क्वायर और रो हमें कितना गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर -8। यहाँ तक आया समझ में? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे सर्कुलर ही तो होता है हमारे पास, ठीक है। किसी भी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? सर्कुलर होगा। यहाँ पे आप हमेशा कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब में वैल्यूज पुट करते हैं 10 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू देखो 0.5 अपॉन में 2, 0.5 अपॉन में 2, इसका स्क्वायर है तो एक और बार कर दो 0.5 अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर -3, ये भी 2 बार है तो कितना आ जाएगा -6। पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई नहीं। 3 इंटू 3 9 नहीं होगा, 3 + 3 होगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा -6। ओके, डिवाइड में और क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -8। आपको बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कर लोगे इसको सॉल्व तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 122.7 मीटर। यूनिट लगाना मत भूलना, ठीक है। 122.7 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे भी कुछ लिखा था इसमें, उसको भी करते हैं। हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज? आर में हमारे पास कितना चेंज आएगा? इनिशियल कितना था आर, ठीक है। फाइनल मेरे पास कितना हो चुका है वो आर डैश, कितना आएगा आर डैश वो निकालना है। हाउ डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायामीटर इज डबल? देखो अगर डायामीटर डबल हुआ है, यहाँ पे करते हैं, डायामीटर को डबल करा है मैंने, इसकी वजह से जो मेरे पास रेसिस्टेंस रेडियस होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर को डबल करेंगे तो रेडियस डबल हो जाएगा। अब देखो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? एरिया मेरे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया कैसा हो जाएगा पाई 2r स्क्वायर पाई 4r स्क्वायर, मतलब एरिया कितने टाइम बढ़ चुका है 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया 4 टाइम्स बढ़ चुका है मेरे पास, पहले कितना था पाई आर स्क्वायर, बाद में कितना बन चुका है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि मेरे पास जो रेसिस्टेंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। कैसे? इनवर्सली, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, ठीक है, ये मुझे पता है। अब मुझे एक बात बताओ, जो मेरे पास A है वो 4 टाइम्स बढ़ चुका है, तो R डैश के साथ क्या होगा? R डैश 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास जो R डैश आएगा वो कितना आएगा? इनिशियल वाले का 4 टाइम्स हो जाएगा। कैसे? यहाँ हमने देखा एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये एरिया 4 टाइम्स हमारा इंक्रीज हुआ है। अगर एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, इसका सीधा सा मतलब है जो रेडियस है वो 4 टाइम्स, सॉरी जो रेसिस्टेंस है वो 4 टाइम्स डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास R/4। R की वैल्यू पुट कर दो, कितनी थी हमारे पास R की वैल्यू 10, तो 10/4 ओम, ये मेरे पास आ जाएगा R डैश, ठीक है। आया समझ में? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसमें ये बोलती कि मेरे पास जो डायमीटर है वो डबल की जगह ट्रिपल हो चुका है, ठीक है, डबल की जगह क्या हो चुका है? ये ट्रिपल हो चुका है। अब क्या मैं यूज करती? देखो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आपको करवाती हूँ मैं उसे। इसी क्वेश्चन में अगर वो बोलता डबल की जगह ट्रिपल हो चुका है, देखो क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पे कितना हो जाता मेरे पास R डैश 3R। अब एरिया में क्या चेंज आता? देखो जहां मैंने 2 पुट करे वहां 3 पुट कर दी थी, तो A डैश मेरे पास कितना हो जाता? पाई 3 का स्क्वायर 9R स्क्वायर, मतलब मेरे पास जो एरिया है वो 9 टाइम्स बढ़ चुका है। तो मेरे पास रेसिस्टेंस के साथ क्या होता है? ये मेरे पास 9 टाइम्स कम हो जाता। जितना एरिया बढ़ेगा उतना मेरे पास रेसिस्टेंस कम होगा। तो मैं क्या पुट करती यहाँ पे R डैश की वैल्यू 10/9, अगर ये ट्रिपल होता तो, ठीक है, अगर ये ट्रिपल होता तो। आप समझे आपको क्या करना है? अगर डबल लिखा है तो पहले आप एरिया देखो, एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। एरिया पे जैसे आप निकाल दोगे, बस जितना एरिया बढ़ेगा उतना आपका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा,
ठीक है। अच्छा अगर ये हाफ होता तो देखो, अगर ये हाफ होता तो मेरे पास जो एरिया है वो भी हाफ हो जाता, सॉरी 1/4 हो जाता, क्योंकि स्क्वायर आता है उसमें। ये हाफ होता तो एरिया 1/4 हो जाता, मतलब वो 1/4 टाइम्स कम हो चुका है। इसीलिए में मेरे पास r डैश कितना आता, ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया था। अगर एरिया कम हो रहा है तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। यहाँ तक आया समझ में इन क्वेश्चंस को कैसे करना है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The values of current flowing in a given resistor for corresponding value of potential difference V across the resistor are given below। यहाँ पे हमें टेबल गिवन है, ठीक है। देखो इस टेबल में क्या क्या चीजें हमें गिवन है, I और V, करंट गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। चलो पहले प्लॉट करते हैं ग्राफ को। ये रहा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है I और यहाँ पे क्या होता है V। ओके, अब देखो हमारे पास I कैसे है 0.5 1 2, ठीक है। इसमें हम 1 1 का गैप ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। V में देखो 1.6 कहाँ तक जा रहा है, ये 13.2 तक। इसमें हम 2 2 का गैप ले सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। देखो 0.5 पे कितना है 1.6, 0.5 का यहाँ पे लाई करेगा और 1.6 का यहाँ पे लाई करेगा, ये रहा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है 1 पे 3.4, 1 ये रहा, 3.4 का यहाँ पे लाई करेगा, ओके। नेक्स्ट है 2 पे 6.7, 2 पे ये रहा 6, 6.7 का यहाँ पे लाई करेगा, ओके। 3 पे 10.2, 3 पे कितना है 3 पे है मेरे पास 10.2, मतलब कहीं यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट है 4 पे 13.2, 4 पे 13.2 मतलब कहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर इस लाइन को मैं ज्वाइन करती हूँ तो यहाँ ध्यान से देखना, थोड़े डार्क पेन से करती हूँ, इनको पहले सर्कल कर देते हैं ब्लू से। अब देखो अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करती हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ओके। और क्या बोला है उसने, पहली चीज हमारी हो चुकी है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। क्या ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आई है, आप इसको प्लॉट कर देना, ठीक है। अगली चीज क्या पूछी उसने, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ दैट वायर। देखो रेसिस्टेंस क्या होता है, V और I का स्लोप हमें क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है। VI का स्लोप हमें क्या देता है, रेसिस्टेंस। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। आप कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी, ठीक है। मैं उठा रही हूँ 3 वाला, ये वाला, ठीक है। 3 और 10.2 यही है वो पॉइंट, ये वाला। और इसके साथ में उठा लेते हैं हम ये 3 वाला। 3 कितने पे है, 3 हो गया, 1 और 3.4 वाला, ये वाला। ये निकालते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा y, ये हमारे पास क्या हो जाएगा x। स्लोप क्या देगा इसका, हमें रेसिस्टेंस देगा। vi का स्लोप क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है। r हम कैसे निकालेंगे, इसको लिखो, ये हमारे पास कितना है, देखो पूरा 10.2 माइनस, अब हम क्या लिखेंगे, इसके साथ में हमारे पास क्या था, ये वाला 10.2 माइनस ये वाला कितना आ जाएगा 3.4 अपॉन में x वाला 3 माइनस 1। आर हमारे पास, अच्छा ये जरूरी है कि आप यही दो लो, आप ये दो भी ले सकते हो, ये दो भी, कोई भी आप दो लो और आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा देखो 6.8 अपॉन में 2, इसे कट करोगे कितना आएगा 3.4 ओम।
अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से 12 वोल्ट की बैटरी है जो किससे कनेक्ट है, एक अननोन रेसिस्टर से। इस रेसिस्टर को आर बोल देती हूँ। ओके, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। यहाँ से जो करंट है वो कितना जा रहा है, 2.5 मिली एम्पियर। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि मिली एम्पियर को अगर आपको कन्वर्ट करना है एम्पियर में तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर -3 से। ठीक है, इन द सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ये तो सिंपल है, किससे हो जाएगा हमारा, बाय यूजिंग ohms लॉ। कैसे, देखो, V की वैल्यू 12, I की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। हमें क्या निकालना है, R। ohms लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V अपॉन I। V है 12 और I है 2.5 इंटू 10 की पावर -3। ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर +3। तो कितना आ जाएगा, ये 12 अपॉन, ये पॉइंट हटेगा ऊपर 0, मतलब 120 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर 3। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 से ही करते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 4.8 इंटू 10 की पावर 3 ओम। देखो 10 की पावर 3 को हम किलो भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 4.8 किलो ओम। ठीक है, ये दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट होंगे। हो गया ये क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A battery of 9 volt, V की वैल्यू गिवन है 9 वोल्ट, is connected in series with resistor। ओके, हमें रेसिस्टर गिवन है सीरीज में, तो क्या फॉर्मूला आएगा, R1 प्लस R2 कितने हैं ये देखो, 1 2 3 4 5 प्लस R3 प्लस R4 और प्लस R5। कितना आ जाएगा ये, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 और प्लस 12। देखो 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 1 13, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 13.4 ओम। आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ चुका है कितना, 13.4 ओम। अच्छा, उसके आगे क्या बोला है, हाउ मच करंट, हमें क्या निकालना है, आई। ओके, वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रेसिस्टर। देखो ये सब किस में कनेक्ट है, सीरीज में। हम इन्हें कनेक्ट करके दिखाते हैं, 1 2 3 4 5। किस बैटरी से, 9 वोल्ट, और ये हमारे पास 12 ओम। देखो सीरीज में करंट सेम रहता है, मतलब जितना करंट यहाँ से फ्लो होगा ओवरऑल वही तो 12 ओम में भी जाएगा। तो आप टोटल करंट निकाल लो, कितना आ जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से I मेरे पास आ जाएगा V बाय R। V की वैल्यू है 9 और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 13.4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, कुछ अप्रॉक्स 0.67 एम्पियर। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आया, 0.67 एम्पियर। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर in parallel are required to carry a 5 ampere on 220 volt line। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमसे क्या बोला है, हमारे पास क्या है, 176 ओम के रेसिस्टर है, पैरेलल में कनेक्ट करे मैंने। तो ऐसे में कितने रेसिस्टर्स को कनेक्ट करूं कि मेरे पास जो करंट है वो कितना आना चाहिए, 5 एम्पियर और इतने वोल्ट पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम पहले क्या निकालें, कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। इस पूरे को सॉल्व करके कैसे निकलेगा, V इक्वल्स टू आई आर से, R हमारे पास कितना आ जाएगा, V बाय आई। V कितना है 220
और I मेरे पास कितना है 5। कर लो इसको डिवाइड, 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 4 जा 20, कितना आ रहा है 44। मतलब यहाँ से मेरे पास जो R इक्विवेलेंट है वो आ रहा है 44। इसका मतलब ये जितने भी रेसिस्टर हैं 176 ओम वाले जो पैरेलल में कनेक्ट है, उन सबका आंसर कितना आना चाहिए इक्विवेलेंट 44। ऐसे ऐसे कितने कनेक्ट होंगे, मान लो n कनेक्ट हो जाएंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/44, 1/176 कितने कनेक्ट है n, 176 इधर जाएगा, 44 इक्वल्स टू n। इसे डिवाइड करो कितना आएगा, 44 4 जा 176, n की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 4। ठीक है, मतलब कितने रेसिस्टर आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे, 4 रेसिस्टर आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे, जब तब जाके आपका आंसर कितना आएगा 44 ओम। आया यहाँ तक समझ में? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? देखो अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई भी, अगर आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाउ मेनी अगर आपको फाइंड आउट करना है, आप दो रेसिस्टर्स को ढूंढो। एक तो ये रहा, आप दूसरा कहां से लेके आए, I गिवन है, V गिवन है, एक R यहाँ से आ जाएगा और दोनों R को डिवाइड कर दो बस। ठीक है, आपका आंसर इससे भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो एक और क्वेश्चन आएगा भी ऐसा, तो उसको भी करेंगे हम। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस 6 ओम। हमारे पास 3 रेसिस्टर है इस तरीके से, 1 2 3, हर कोई कितना है 6 ओम का है। So that combination has a resistance of 9 ohm। इनका कॉम्बिनेशन कितना आना चाहिए 9 ओम। आप इसको कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। देखो सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं सीरीज में। अगर मैं इसको सीरीज में कनेक्ट करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 6 + 6 + 6 कितना 18 ओम। नहीं आ रहा आंसर, 9 चाहिए हमें। ठीक है, तो पैरेलल में करके देख लेते हैं। आर पी क्या फॉर्मूला था, R/N। R की वैल्यू है 6 और N की वैल्यू है 3, कितना आ जाएगा 2 ओम। अभी भी 9 नहीं आ रहा, मुझे 9 ओम चाहिए। अब मैं क्या करके देखती हूँ, कोई और अप्रोच लगाती हूँ। देखो ये मैंने कर दिया, दो को कनेक्ट पैरेलल में और इनके साथ एक को कनेक्ट करा है मैंने सीरीज में इस तरीके से। अब देखो क्या आंसर आता है, 6 और 6 जो पैरेलल में कनेक्ट है, इनका मेरे पास क्या आ जाएगा R/N। 6/2 ये तो है पैरेलल में, इस बार 2 कितना आ रहा है 3। अब ये 3 इसके साथ किस में कनेक्ट हो जाएगा, सीरीज में, कुछ इस तरीके से। इन दोनों को सॉल्व करके क्या आंसर आया 3, तो इन दोनों की जगह मैं एक रेसिस्टर यहाँ पे लगा सकती हूँ जो कितने ओम का होगा 3 ओम का, और ये वाला है 6 ओम का। ये अब किस में कनेक्ट हो गए, सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला 6 + 3 9 ओम। आ गया आंसर। क्या चाहिए था हमें, 9 ओम, आ चुका है। ओके, सेकेंड पार्ट में चाहिए हमें 4 ओम। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करो, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब मैं कराती हूँ आपको। देखो हमें क्या लेके आना है 4 ओम। ऐसे क्वेश्चंस में आपको खुद ही सोचना होगा कि क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, और तीसरे वाले को इनके पैरेलल में। अब देखो क्या आंसर आता है, 6 6 और 6। जो सीरीज में कनेक्ट है उसके लिए कितना आ जाएगा, 6 + 6 दैट इज 12 ओम। अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, अभी किस में कनेक्ट हो चुका है, पैरेलल में। इसका आंसर क्या है 12, और ये कितना है 6। 1/R। देखो अब मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकती क्योंकि दोनों रेसिस्टेंस अलग अलग है। ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज होगा जब रेसिस्टेंस सेम होगी। ओके, 1/R इक्वल्स टू 1/12 + 1/6। 1/R एलसीएम कितना आ जाएगा 12, ऊपर कितना आएगा 1 + 2। 1/R इक्वल्स टू 3/12 दैट इज 1/4। यहां से मेरे पास जो R की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखो
इसका रेसिप्रोकल कर दो, कितनी आएगी 4 ओम आ चुकी है। आगे पहले केस में क्या करा मैंने, 2 को पैरेलल में करा, उसके साथ एक को सीरीज में। सेकेंड केस में क्या करा, 2 को सीरीज में, फिर उसके साथ एक को पैरेलल में। ये आपको खुद से सोचना होगा, बार बार ट्राई करके कि किस में आपका आंसर आएगा। आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको वैसे भी समझ आ जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखो, several electric bulb designed to use on 220 volt electric supply line। देखो जैसा क्वेश्चन अभी हमने करा था ना, ये बिल्कुल सेम है जिसमें हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। several electric bulb designed to used on 220 volt electric supply are rated 10 watt, पावर गिवन है 10 watt। क्या बताया था मैंने आपको, क्या निकालना है, हाउ मैनी आपको जब भी निकालना हो ट्राई करो दोनों रेजिस्टेंस को डिवाइड करने का। ठीक है, ये हमें क्या गिवन है, काफी सारे इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जिनका कितना हमें पावर दे रखी है और हमें वी दे रखा है, तो इनका सबका रेजिस्टेंस भी तो आएगा। कितना आएगा देखो, हर एक का रेजिस्टेंस बता रही हूँ मैं, हर एक का कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी 220 इंटू 220 और पावर कितनी है 10, ये कितना आ जाएगा 4840 ओम। ये हर एक का आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। जो मैक्सिमम करंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए हमारे पास आंसर में 5 एम्पियर। मतलब यहाँ से जो टोटल इक्विवेलेंट आना चाहिए सबको सॉल्व करके मैं वो निकाल सकती हूँ। ओम्स लॉ से निकल जाएगा, कितना आ जाएगा V बाय I। V कितना है 220 अपॉन में 5, डिवाइड कर दो, कितना आएगा 44 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है मेरे पास 44 ओम। उसने क्या बोला है, मैं ये इस तरीके से कितने रेसिस्टर्स को कनेक्ट करूं कि मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए 44। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4840 अपॉन में 44। इसको कर दो डिवाइड, ये किस पे जाएगा 11 पे, सॉरी 4 पे, ये किस पे जाएगा 4 और 0, फिर कर दो कितने पे जाएगा 110। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 110। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, n की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, ये आया यहाँ तक क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए अपने। A hot plate of an electric oven are connected to a V की वैल्यू गिवन 220 वोल्ट, has two resistance coil A and B each of 24 ohm resistance। R1 भी हमें कितना गिवन है 24 और R2 भी कितना गिवन है 24 ओम, which may be used separately। पहले सेपरेटली यूज करा, फिर सीरीज में और फिर पैरेलल में। हर किसी केस में करंट क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यूज करते हैं अपना केस 1। ये कौन सा है सेपरेट वाला। ठीक है, इसमें देखो सेपरेट में R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर एक की निकालती हूँ तो 24 ओम और हमें V कितना गिवन है 220 वोल्ट। यहां से क्या निकल सकता है मेरे पास I, कैसे V इक्वल्स टू आई आर होता है। V की I यहां से कितना आ जाएगा V बाय R। V की वैल्यू कितनी गिवन है 220 और ये मेरे पास कितना है 24। इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा देखो, ये हमारे पास कुछ आ जाएगा अप्रॉक्स 9.2 एम्पियर। ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अब हम करते हैं केस 2। किसमें कनेक्ट है वो, सीरीज में। देखो सीरीज के लिए मेरे पास R जो आएगा वो इक्विवेलेंट आएगा, कितना 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, नहीं 24 ही गिवन है। R कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट
24 प्लस 24 कितना आएगा 48 ओम। ये कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, और वी की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी है 220 वोल्ट। आई यहाँ से कितना आ जाएगा वी बाय आर, वी की वैल्यू 220 और आर की वैल्यू 48। अच्छा देखो इसको डिवाइड आप कैसे करोगे, एक तो ये तरीके नॉर्मल डिवीजन करो, दूसरा आप ये देखो यहाँ पे था 220 अपॉन 24, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो डबल हो चुका है, ठीक है। बेसिकली मैं ये बोल सकती हूँ कि इसमें जो करंट था, इसमें मैंने करंट को 1/2 से मल्टीप्लाई और कर दिया, मतलब हाफ हो चुका है। तो 9.2 का हाफ आप वैसे ही लिख दो, कितना आएगा 9.2 का हाफ, कुछ आएगा अप्रोक्स 4.6 एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपना, मतलब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, केस 3, किस में कनेक्ट है ये, पैरेलल में। देखो क्या आंसर आता है पैरेलल में कनेक्ट करके। आर मेरे पास कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट, आर बाय एन, आर की वैल्यू है 24, एन की वैल्यू 2 रेजिस्टेंस है तो 2 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 12 ओम। वी फिर से सेम है 220 वोल्ट। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है आई, आई क्या हो जाएगा V बाय आर, V की वैल्यू कितनी है 220 और R की वैल्यू कितनी है 12। सेम तरीका है, या तो आप नॉर्मल डिवाइड कर लो, अदरवाइज फर्स्ट वाले से कंपेयर कर लो। ये 24 था, इसमें हमने क्या कर दिया हाफ कर दिया, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ जो करंट था इसे मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 करा होगा तभी तो यहाँ पे 12 आया होगा, मतलब मैंने करंट डबल कर दिया। तो आप इसका डबल लिख लो, कितना आएगा कुछ 18.4 एम्पियर, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। आगे आंसर तीनों के लिए आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है, एक का निकाला उसके बाद आप सेकंड का देखो। देखो अगर मैंने इसी चीज को 1/2 से इस तरीके से डिवाइड कर दूं, ये I इक्वल्स टू हाफ कर दिया तो कितना आएगा 220 अपॉन 48, मतलब बेसिकली जो भी ये आंसर है उसका हाफ करना है। हाफ पर कितना आ जाएगा 4.6। थर्ड वाले केस में देखो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो ये करके कितना आ जाएगा नीचे 12, वही तो लिखा है, मतलब मुझे इसमें क्या करना है, इसमें जो भी आंसर होगा मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। मल्टीप्लाई बाय 2 करूं कितना आएगा 18.4। आ गया ये आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम अपने। Compare the power used in 2 ohm resistor each of the following circuit. A 6 volt battery in series with 1 and 2 ohm resistor. ये है 1 ohm और ये है 2 ohm। इनके साथ कनेक्ट है एक बैटरी कितने 6 वोल्ट की। आपको क्या निकालना है पावर। देखो पावर के फॉर्मूले हम अब तक जो मोस्टली यूज करें वो है V²/R, लेकिन इसमें देखो इसमें क्या सेम रहेगा करंट। तो पहले मुझे क्या निकालना होगा करंट। करंट कितना आ जाएगा मेरे पास V बाय R, V गिवन है 6, R निकालते हैं 2 + 1 3 2 एम्पियर। करंट कितना आ रहा है मेरे पास 2 एम्पियर। पावर का फॉर्मूला लगा दो I²R, I² मतलब 2 × 2, R कौन सा यूज करूंगी जिसके लिए मेरे को फाइंड आउट करना है, मतलब 2 वोल्ट 8 वॉट। कितना आ रहा है पावर 8 वॉट। अच्छा मेरी बात आप ध्यान से सुनो। देखो मैं यहाँ पे V² वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करी, क्योंकि मेरे को वोल्टेज नहीं पता इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि जितना करंट ओवरऑल इसमें से निकलेगा वही करंट इसमें भी जाएगा। तो मैंने क्या करा I वाला फॉर्मूला यूज करा। ओके इसका सेकेंड पार्ट क्या है, अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 एंड 2 ओम। ये कितना है 12 ओम और ये कितना है 2 ओम। 4 वोल्ट बैटरी। इसमें देखो मुझे ये पता है कि पावर दोनों में कैसी रहती है, सेम ही तो रहती है। सॉरी पावर नहीं वोल्टेज, पैरेलल में कनेक्ट है तो दोनों में वोल्टेज सेम जा रही होगी। इसमें 4 ओम है तो इसमें भी 4 होगा और इसमें भी कितना होगा 4 ही होगा। लगा दो इसमें फॉर्मूला पावर का सीधा V²/R।
V कितना है 4 इंटू 4, किसके अंदर निकालना है 2 के पास, कितना आ जाएगा पावर 8 वॉट। ये आया पैरेलल के लिए और ये आया मेरे पास सीरीज के लिए। कंपेयर करना है, रेशियो निकाल दो आप इनका, आर एस अपॉन आर पी, पावर है ना तो पावर का निकालेंगे, पी एस अपॉन में पी, पी सीरीज के लिए कितना आ रहा था 8 वॉट और पैरेलल के लिए कितना आ रहा है 8 वॉट, कितना आ जाएगा 1:1। आया समझ में? ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। टू लैम्प, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट। ठीक है, दो लैंप है। पहले वाला कितना है हमारे पास, पावर गिवन है 100 वॉट और V गिवन है 220 वोल्ट। अदर इज 60 वॉट और V गिवन है 220 वोल्ट, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, टू एन इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, व्हाट करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन। देखो एक रेसिस्टेंस से मान लेती हूँ, ये है मेरे पास R1 और दूसरा मेरे पास ये है R2, इस तरीके से। टोटल करंट हमें निकालना है। मुझे एक बात बताओ, मान लो टोटल करंट I है, इसमें से गया I1 और इसमें से गया I2, तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, वहां पे यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा I। तो बेसिकली मुझे यहाँ से निकालना है करंट और यहाँ से निकालना है, फिर दोनों को ऐड करना है। ठीक है, आओ करते हैं इसको। इसका अगर मैं I निकालू तो कैसे निकलेगा, बताओ कोई फॉर्मूला पावर का बताओ। पावर इज इक्वल्स टू B इंटू में I कितना आ जाएगा P अपॉन में V, P कितना है यहाँ पे 100 और V कितना है यहाँ पे 220, कितना आ रहा है ये 10/22। सेकेंड केस में देखो I कितना आ जाएगा P अपॉन में V, P कितना गिवन है 60 और V हमें कितना गिवन है 220, ये कितना आ रहा है 6 अपॉन में 22। टोटल करंट ये I1 आया, ये I2 आया, टोटल करंट कितना आ जाएगा I1 प्लस I2, कितना आएगा देखो 10/22 प्लस 6/22, एलसीएम 22 ऊपर कितना आएगा 10 प्लस 6 इज 16, कितना आ रहा है 16/22। ये कुछ अप्रोक्स कितना आएगा 0.74 एम्पियर। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूजेस मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट। ठीक है, पावर हमें कितने गिवन है 250 वॉट और टाइम कितना गिवन है 1 आवर, मतलब 60 इंटू 60। ठीक है, यहां से क्या निकाल देंगे, एनर्जी कितना आ जाएगा, पावर इंटू में टाइम, एनर्जी कितनी आ जाएगी 250 इंटू 60 इंटू 60। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 9 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ओके, सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में हमें क्या गिवन है, ये था हमारे पास टीवी के लिए। अब हम क्या निकालेंगे टोस्टर के लिए। टोस्टर में पावर है हमारे पास 1200 और टाइम है 10 इंटू 60। ओके, यहाँ से एनर्जी कितना आ जाएगा, पावर इंटू में टाइम, एनर्जी का फॉर्मूला वैल्यू 1200 और टाइम 600। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा कुछ 7.2 इंटू 10 की पावर 5 जूल। देखो ये भी 10 की पावर 5 है, ये भी 10 की पावर 5 है, कौन ज्यादा है 9 और 7.2 में से ये, तो टीवी विल कंज्यूम मोर पावर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, आर की वैल्यू गिवन है 8 ओम, करंट गिवन है 15 एम्पियर, फ्रॉम अ सर्विस मीन्स टाइम गिवन है 2 आवर्स, मतलब 2 इंटू 60 इंटू 60।
कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड। देखो अब देखते हैं इसमें हीट एनर्जी निकालनी है फिर पावर। एनर्जी तो गिवन है लेकिन रेट मतलब होता है एनर्जी अपॉन टाइम, हमें क्या निकालना है पावर। पावर का एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें आर और आई दोनों आते हो, आओ देखते हैं। एक फॉर्मूला पावर का हमारे पास क्या होता है आई स्क्वायर आर, यही वाला यूज होगा, लगा दो यहाँ पे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू 15 इंटू 15 इंटू 8, 15 इंटू 15 225 इंटू 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं आप फटाफट। 225 को 8 से, 8 5 सा 40, कितना आ रहा है 1800। पावर हमारे पास कितनी आ रही है 1800 वॉट आ गया। पावर क्या आ गया हमारे पास 18। देखो टाइम सिर्फ कंफ्यूजन के लिए गिवन था, हमें क्या निकालता है रेट मतलब एनर्जी अपॉन में टाइम। एनर्जी अपॉन में टाइम क्या होता है पावर। पावर का कोई भी फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टंगस्टन हमारे इलेक्ट्रिक लैंप्स में क्यों यूज होता है। देखो टंगस्टन हमारे पास क्या होता है जो ग्लो करता है, ठीक है। बल्ब में जो मेटल लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं टंगस्टन बोलते हैं। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट और रेसिस्टिविटी इतनी ज्यादा हाई होती है कि हाई टेम्परेचर पे ग्लो करता है, मेल्ट नहीं करता, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड रेसिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन आर वेरी हाई, इट डज नॉट बर्न इवन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये मेल्ट नहीं करता, ये ग्लो करता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Why are the conductor of electric heating device such as bread toaster and electric iron made of alloy? ये तो हमने पहले भी करा था। इसका आंसर क्या है because resistivity of alloy is more than pure metal, ठीक है। resistivity of alloy is more than metal, okay। एक प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, सीधी सी बात है अगर उसकी रेसिस्टिविटी हाई है तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ओके नेक्स्ट, Why is the series arrangement not used in domestic circuit? हम अपने घरों में सीरीज का यूज क्यों नहीं करते। ये जब मैंने आपको टॉपिक करवाया था तब भी समझाया था। देखो सीरीज में हमारे पास क्या होता है अगर कोई एक डिवाइस पे वर्क नहीं कर पा रहा तो सारे के सारे स्टॉप हो जाएंगे, कोई भी उनमें काम नहीं करेगा, ठीक है। In series connection, if one electrical appliance stop working, then all other appliances would also stop working, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है इसमें जो वोल्टेज है वो भी कैसे आती है डिवाइड होके आती है। मतलब अगर हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है तो हर एक अप्लायंस को 220 नहीं मिल पाएगा। इन सीरीज कनेक्शन ऑल द अप्लायंस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज द वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, ठीक है। वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। अच्छा थर्ड, इन सीरीज कनेक्शन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमने क्या पढ़ा था कि सीरीज में क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है ना। उसकी वजह से क्या होगा अगर मेरे पास आर इंक्रीज हो जाएगा तो करंट कम आएगा, ठीक है। टू ऑल द अप्लायंस इंक्रीजेस टू मच, जिसकी वजह से क्या होगा ड्यू टू विच द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग बिकम्स वेरी स्मॉल। अगर आप जरूरी नहीं आप तीनों ही केस लिखो, आप कोई एक भी रीजन लिख सकते हो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क के लिए तो, ठीक है। देखो हमने क्या क्या पढ़ा सीरीज में अगर एक अप्लायंस काम करना बंद कर देगा तो सारे ही खराब हो जाएंगे। दूसरी चीज वोल्टेज भी डिवाइड होके आती है, मतलब हर किसी अप्लायंस को 220 वोल्ट नहीं मिल पाएगी। थर्ड केस, इसमें जो ओवरऑल हमारे पास रेजिस्टेंस आता है वो इंक्रीज होके आता है और जितना रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना करंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तो पढ़ा था हमने। क्या होता है हमारे पास R इक्वल्स टू रो L बाई ए, किस तरीके से डिपेंड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस R ऑफ अ वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है। और ये दिखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, why copper and aluminium wire are usually employed for electricity transmission? क्यों यूज होते हैं देखो कॉपर एंड एल्यूमिनियम है वेरी लो रेसिस्टिविटी। अगर इनकी रेसिस्टिविटी काफी कम रहेगी तो काफी अच्छे कंडक्टर की तरह काम करेंगे। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश होता है। हमने जितने भी इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, चाहे वो इंटेक्स के हो या एक्सरसाइज के हो, हमने सारे इस लेक्चर में सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास मैग्नेट। ठीक है, तो आप तब तक के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हार्ड हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सेम वही फॉर्मूले तो यूज हो रहे हैं, प्रैक्टिस से आपको ये हार्ड नहीं लगेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।